ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ऋतिकाल हम पढ़ रहे थे और ऋतिकाल पढ़ते 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 आज हम उसके अंत में पहुंच चुके हैं फाइनली। धीरे 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 जितना भी बढ़िया तरीके से समझ सकते थे, उतने बेस्ट तरीके से पढ़ सकते थे, उतना अच्छी तरीके से हमने पढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है। और ऋतिकाल की उपलब्धियां नाम से जो टॉपिक है, अध्याय 12 पेज नंबर 389 नगेंद्र वाली पुस्तक से हमको पढ़ना है। यहाँ तक हमने तमाम प्रकार के जो भी ऋतिकाल से संबंधित टॉपिक थे वो सब चीज़ें पढ़ी हमने। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य कहलाते हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ, अलंकार निरूपक ग्रंथ, छंद निरूपक ग्रंथ, ये ग्रंथ और वो ग्रंथ, ये कवि, प्रबंध कवि, वीर कवि, नीति कवि, फलाना कवि, ढिमका कवि, सबके सब हमने पढ़े डिटेल में। ठीक है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो अन्य कवि थे उन्होंने क्या बोलते हैं वीरता पर ग्रंथ लिखे, प्रबंध ग्रंथ लिखे, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि यार रीतिकाल के समय सीमा में रहकर भी कुछ ऐसे प्रकार के ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे जिनका जो जो स्रोता था ना, या जो नदी थी, वो बहुत पहले से बहती आ रही थी। अर्थात भक्ति काल में उनका उद्गम हुआ था, लेकिन भक्ति काल की समय सीमा में उनका अंत नहीं हुआ था। वो भले ही स्रोता धीमा पड़ गया है, परंतु वो सीमा श्रोता जो है ना, एक प्रकार से वो जो लहर थी वो चल जरूर रही थी। तो हमने वो कवि भी पढ़े थे जिनका नाम भक्ति काल में लिया जाता है, परंतु रीतिकाल की समय सीमा में उन्होंने रचनाएं की है। तो ये सारे कवि भी हमने पढ़ लिए थे। और आज हमको जो टॉपिक पढ़ना था उसका नाम है रीतिकाल की उपलब्धियाँ। अब देखो क्या क्या उपलब्धियाँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है हमेशा कि काव्य शास्त्रीय रीति आचार्य के दोष पहले सामने आते हैं, रीति आचार्य के दोष पहले सामने आते हैं और गुण बाद में। ठीक है ना। इनका पहला दोष तो है सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव। बहुत बढ़िया, मैं बोलने ही वाला था कि ये होगा पक्का, ऐसा है बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहला दोष है ये, क्योंकि जितने भी साहित्य के सिद्धांत तरीके उन्होंने लिखे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने संस्कृत साहित्य से अनुकरण किए हुए हैं। ये काव्य शास्त्र के क्षेत्र में मौलिकता की दो कोटियाँ होती है। एक के अंतर्गत नवीन सिद्धांतों की उद्भावना करना और दूसरे के अंतर्गत पुरातन सिद्धांतों का पुनराख्यान आता है। हिंदी के रीति आचार्य निश्चित ही नवीन सिद्धांत का आविष्कार तो नहीं कर सके हैं, किसी ऐसे आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन हो जो काव्य चिंतन या नवीन दिशा प्रदान करता है, संपूर्ण रीतिकाल में संभव नहीं है। ठीक है ना। अर्थात कि इन सब ने कि कोई नया अनुकरण तो नहीं किया, नया सिद्धांत तो नहीं बनाया, पर कोई ऐसा सिद्धांत भी नहीं बनाया इन्होंने प्राचीन से लेकर जिनको पढ़ा जा सके या जिसका आधार बनाकर कोई नई चीज़ को बनाया जा सके, है ना। एक प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है मोटा मोटा, जो काव्य चिंतन को नई दिशा प्रदान करता संपूर्ण रीतिकाल में संभव नहीं है। इन कवियों ने काव्य के सूक्ष्म अवयवों के वर्णन में कहीं कहीं तो नवीनता का प्रदर्शन किया है, परंतु उन तथा कथित उद्भावनाओं का भी आधार स्रोत किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ में मिल जाता है। और पता है, ये तो चलो इसमें कह भी दिया कि इन्होंने क्या किया है कि नवीनता का प्रदर्शन किया है। भाई वो नवीनता का प्रदर्शन उन्होंने वहाँ तक ही किया है जहाँ तक उनको आसान लगी थी चीज़ों का वर्णन करना, वरना कहीं कहीं चीज़ें तो इन्होंने छोड़ भी दी है। ठीक है ना। तो आधार स्रोत किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ में मिल जाता है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ भी ये कल्पना करना असंगत प्रतीत होता है कि कदाचित किसी लुप्त प्राय संस्कृत ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन रहा होगा। इनके अतिरिक्त भी जो कुछ नवीन तथ्य शेष रह जाते हैं उनके पीछे विवेक का पुष्ट आधार नहीं मिलता है। अर्थात महान नवीनता प्रदर्शन केवल नवीनता या विस्तार मोह के कारण किया गया है, काव्य के मर्म में उसका कोई संबंध नहीं है। कहीं कहीं रीति कवियों की उद्भावना है अकाव्योचित भी हो गई है, जैसे खर, काक आदि के अंशों से युक्त नायिका भेद का विस्तार अथवा प्रमाण आदि के आधार पर कल्पित अलंकारों का प्रस्तार। वास्तव में हिंदी के रीति कवियों ने आरंभ से ही गलत रास्ता अपनाया है। उन्होंने मौलिकता का विकास विस्तार के द्वारा ही करने का प्रयास किया है, परंतु संस्कृत के काव्य शास्त्र की प्रवृत्ति तो भेद विस्तार की ओर पहले से इतनी अधिक थी कि अब उस क्षेत्र में कोई विशेष अवकाश ही नहीं रह गया था। हालांकि ये बात उतनी सेटिस्फाइड नहीं है। अब एक बात बताओ कि किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जब अपडेट हो सकते हैं तो हम यूँ थोड़े कर सकते हैं ना कि बस उसको अपडेट की गुंजाइश ही नहीं है ना। हो सकता है कि एक ज़माने में जब पहले लोग पैदल चलते थे, पैदल चलने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा जानवरों को लेकर चलने लग गए, फिर रथ आ गए, है ना। तो अब हो सकता है उन टाइम पे लोगों को लगता हो कि बस यही सबसे मैक्सिमम बड़ा अपडेट है, इससे बड़ा कोई अपडेट आ ही नहीं सकता। ऐसा है बिल्कुल फैन।
तो ये जो बात कह रहे हैं नगेंद्र जी, कह रहे हैं कि भाई ऑलरेडी ही इतने ज़्यादा काव्यशास्त्री ग्रंथ आ चुके थे कि अब नए की उद्भावना की नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है, नए की उद्भावना भी की जा सकती है अगर सही तरीके से परीक्षण किया जाए, सही तरीके से इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को समझा जाए तो, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, हो सकता है रस सिद्धांत आने के बाद पे उसी को ही अंतिम समझा गया हो कि भाई ये आखिरी है, बस काफ़ी है ना। लेकिन उसके बाद अलंकार सिद्धांत आया, अलंकार सिद्धांत के बाद फिर रीति संप्रदाय आया, वक्रोक्ति आया, ध्वनि सिद्धांत आया, ठीक है, ध्वनि पहले आया था, वक्रोक्ति बाद में आया था, ठीक है। इसके बाद फिर अपने औचित्य संप्रदाय आया। तो ये कोई बात नहीं होती है। देखो पंक्तियाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि परंतु संस्कृत के काव्यशास्त्र की प्रवृत्ति में भेद विस्तार की ओर पहले से इतनी अधिक थी कि अब उस क्षेत्र में कोई विशेष अवकाश नहीं रह गया था। जिन क्षेत्रों में अवकाश था उनकी ओर रीति कवियों ने उचित ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए संस्कृत काव्यशास्त्रों में कवि कर्म के बाह्य रूप का जितना पूर्ण विवेचन है उसमें उतना आंतरिक रूप का नहीं है, अर्थात कवि मानस को सज्जन प्रिया का विवेचन यहाँ व्यवस्थित रूप से नहीं मिलता है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। आगे पढ़ते हैं। हिंदी का रीति आचार्य इस उपेक्षित अंग को ग्रहण कर सकता है। यहाँ मौलिक विवेचन के लिए बड़ा अवकाश था, परंतु परंपरा का अतिक्रमण करने का साहस नहीं कर सका है। क्योंकि हिंदी भाषा में वह प्रकार से प्रैक्टिकल नहीं हो पाया ना। हिंदी भाषा में उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता था अपने भाव में, है ना, कॉपी ना करके। साहस नहीं कर सका। सामान्यतः उस युग में इतना साहस कोई भी नहीं कर सकता था। दूसरा क्षेत्र था व्यवस्था का। रीतिकाल तथा संस्कृत काव्यशास्त्र का भेद विस्तार इतना अधिक हो चुका था कि कई क्षेत्रों में एक प्रकार की अव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई थी। उदाहरण के लिए ध्वनि का भेद विस्तार हजारों तक है, नायिका भेद की संख्या भी सैकड़ों तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने ध्वनि के भेद उपभेद लाखों में गिनाए हैं। यहाँ तक कि मम्मट भी मेरे हिसाब से 4000 के ऊपर भेद गिनाए हैं, और आनंदवर्धन ने भी लगभग हजारों में भेद गिनाए हैं। अभी मुझे एडिटिव संख्या याद नहीं आ रही है, ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे तब बताएंगे। पर हाँ, ये सही बात है कि हजारों तक, नायिका भेद की संख्या भी सैकड़ों तक पहुंच चुकी है। अलंकार वर्णन शैली को छोड़कर वर्ण्य विषय के क्षेत्र में प्रवेश करने लग गए थे। लक्षण और दोष आदि के सूक्ष्म भेद एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। परिणामतः भारतीय काव्यशास्त्र की वह स्वच्छ व्यवस्था जो मम्मट के समय में स्थिर हो चुकी थी, अस्त व्यस्त सी हो गई थी। पंडित राज जगन्नाथ जैसे मेधावी आचार्य ने उसे फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया, किंतु उस युग की प्रवृत्ति विवेचन की अपेक्षा वर्णन की ओर ही अधिक थी। अतः शास्त्रार्थ की अपेक्षा कवि शिक्षा उसमें अधिक अनुकूल पड़ती थी। हिंदी का आचार्य भी उसी प्रभाव में बह गया था। अपने समसामयिक पंडित राज का मार्ग ग्रहण न कर सका, वह भानुदत्त और केशव मिश्र के परिपाटी का अनुसरण करने लगा। हमारे कवि आचार्य पर एक बड़ा और दायित्व था, ठीक है ना। क्या दायित्व था? एक और बड़ा दायित्व था, और वो था हिंदी की विशाल काव्य राशि का अनुगम विधि से विश्लेषण करके उसके आधार पर स्वतंत्र विधान की कल्पना करना। बिल्कुल ये चीज़ हमने पढ़ी है, किंतु उसमें हिंदी साहित्य की लगभग उपेक्षा ही की है। लक्षणों के लिए उसने संस्कृत काव्यशास्त्र का अवलंबन किया है और उदाहरणों का स्वयं ही नूतन निर्माण किया है। इस प्रकार हिंदी के समृद्ध काव्य का उसके लिए जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। वास्तव में इस प्रकार अपने पूर्ववर्ती एवं समसामयिक काव्य की उपेक्षा करके लक्षणों का अनुवाद और नूतन उदाहरणों की सृष्टि करते रहना आलोचक के मौलिक कर्तव्य कर्म का निषेध करना था। ... आगे पढ़ते हैं नीचे सबसे लास्ट में कि संस्कृत के आचार्यों ने जहाँ प्राय आचार्यत्व और कवि कर्म को पृथक रखा था, वहीं पर हिंदी के आचार्य कवियों ने दोनों को मिला दिया है। बिल्कुल कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। देखो आप ये कि संस्कृत के आचार्यों ने सिर्फ आचार्यत्व ध्यान दिया था, कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था। पर यहाँ का तो भाई हमको आचार्य भी बनना है और हमको लोगों के बीच में, रसिकों के बीच में कविता भी सुनानी है, तो दोनों का समन्वय मिलता है यहाँ पे। इस काव्य में वृद्धि तो निश्चय हुई है, किंतु काव्यशास्त्र का विकास न हो सका है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता है, पूरी पढ़ ली है हमने कि द्वितीय आचार्य का दूसरा दोष ये था कि उनका विवेचन अस्पष्टता और उलझा हुआ था। पहला दोष तो क्या था भाई कि मौलिकता का अभाव, ठीक है ना। और दूसरा दोष क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका विवेचन जो है था अस्पष्ट है और उलझा हुआ है, क्योंकि आसान चीज़ें तो उन्होंने एलेबोरेट कर दी और कठिन चीज़ों का उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। अस्पष्ट और उलझा हुआ था। फलतः उनके ग्रंथों पर आध्यात्म शास्त्र ज्ञान कच्चा और अधूरा ही रहता है। इस अभाव के दो कारण थे। एक तो कुछ कवियों का शास्त्र ज्ञान अपने आप में निर्भ्रांत नहीं था, और दूसरे पद्य में साहित्य में सूक्ष्म गंभीर प्रश्नों का समाधान संभव नहीं था। आ गई ना सेम बात।
ठीक है ना, गंभीर प्रश्नों का दिया ही नहीं उन्होंने उत्तर। प्रताप शाही जैसे प्रमुख आचार्य ने संस्कृत आचार्य के मत सर्वथा अशुद्ध रूप से उद्धृत किए हैं। मम्मट और विश्वनाथ के काव्य लक्षण उनके शब्दों में इस प्रकार है। तो मम्मट ने लिखा होगा पहले तो कुछ, जैसे साहित्य दर्पण जो पुस्तक है ना विश्वनाथ की, उसमें कुछ लिखा होगा। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि रसयुक्त व्यंग्य प्रधान जहाँ शब्द अर्थ शुचि होई, उक्त युक्ति भूषण सहित काव्य कहावे सोई। कि भाई इस प्रकार से उस पंक्ति को हम काव्य कहते हैं जिसमें क्या हो, रस युक्त व्यंग्य प्रधान जहाँ, अर्थात व्यंजना शब्द शैली प्रधान होती है। अर्थात सीधे सीधे बात नहीं कही जाएगी, थोड़ा सा रस मिलाकर उसको थोड़ा सा भिन्न तरीके से बात कही जाएगी। वहाँ पे शब्दों को एक प्रकार से शुद्ध तरीके से वहाँ पे पेश किया जाए, सार्थक तरीके से, और थोड़ा बहुत जैसे बोलते हैं ना नमक की तरह, अगर थोड़ा बहुत भूषण अलंकार मिला दिया जाए तो काव्य कह सकते हैं उस चीज़ को, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे पंक्तियाँ दी हुई है। काव्य प्रकाश रस गंगाधर मत काव्य लक्षण क्या दे रखा है यहाँ पे, अलंकार और गुण सहित दोष रहित पुनिकृत्य, उक्त रीति मुद के सहित रसयुक्त वचन प्रवर्त्य। वास्तव में इस प्रकार का अज्ञान अक्षम्य है, परंतु मतलब उन्होंने कुल मिला के बात यह है कि उन आचार्यों की पंक्तियों को पढ़कर अपने हिसाब से जो पंक्तियाँ बनाई है ना, वो भी सार्थक नहीं बनाई है, कुछ भी करके कुछ भी बना दिया है। बस ये कहने का तात्पर्य है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो पहली वाली जो पंक्तियाँ थी ना, वो तो साहित्य दर्पण को पढ़कर बनाई थी प्रताप शाही ने, दूसरी वाली मम्मट को पढ़कर बनाई थी। वास्तव में इस प्रकार का ज्ञान असम्य है भाई, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। परंतु उन कवियों ने की परिसीमाएं थी। उपयुक्त दोषों के लिए अनेक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी। एक तो संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा ही रीतिकाल आते आते प्राय निर्जीव हो चुकी थी। बहुत बढ़िया बात कही है ये। उस समय पंडित राज को छोड़कर, अब पंडित राज कौन है यहाँ पे, पंडित राज जगन्नाथ, सब क्या था वह, रमणीयार्थम शब्द प्रतिपादगम वाली जो पंक्तियाँ आती है ना, वह रमणीयार्थ शब्दार्थ प्रतिपादगम। उस समय पंडित राज को छोड़कर कोई आचार्य मौलिक चिंतन का प्रमाण नहीं दे सका है। उस युग में कवि शिक्षा का ही प्रचार अधिक रह गया था, जिसके लिए न मौलिक सिद्धांत प्रतिपादन अपेक्षित था और न खंडन मंडन अथवा पुनराख्यान। कवि शिक्षा का लक्ष्य था रसिकों को सामान्य काव्य रीति की शिक्षा देना। जिज्ञासु मर्मज्ञ के लिए कवि कर्म अथवा काव्य स्वाद के लिए रहस्य का व्याख्यान करना नहीं था। रीति काव्य का जिस वातावरण में विकसित हो रहा था उसमें रसिकता का ही प्राधान्य था। रीति काव्य जिस वातावरण में विकसित हो रहा था उसमें रसिकता का ही प्राधान्य था। इन रसिक श्रीमंतों को अपने व्यक्तित्व ने परिष्कार के लिए केवल सामान्य कला ज्ञान अपेक्षित था। गहन प्रश्नों पर विचार करने की उसमें शक्ति न थी, न ही धैर्य था। अतः उनके आश्रित कवि लक्षण आदि की रचना द्वारा उनका शिक्षण और सरस श्रृंगारिक उदाहरणों की सृष्टि द्वारा मनोरंजन करते रहे। सूक्ष्म शास्त्र चिंतन न उनके लिए ग्राह्य था, न इनके लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हिंदी में गद्य का अभाव भी एक बहुत बड़ी परिसीमा थी। तर्क और विचार विश्लेषण का माध्यम गद्य भी हो सकता था, छंदों के बंधन में बंधा हुआ पद्य नहीं। हिंदी के सर्वांग निरूपक आचार्यों ने अपने शास्त्र क्रम के प्रति जागरूक थे, वृत्तियों में गद्य का सहारा लिया है, किंतु ब्रजभाषा का ये असमर्थ गद्य उनके मंतव्य को सुलझाने की अपेक्षा उलझाने वाला ही सफल हुआ है। अतः रीति आचार्य के योगदान और मूल्यांकन पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ये कवि वस्तुतः शास्त्रकार नहीं थे, रीतिकार थे, उसी रूप से इनका विचार होना चाहिए। अब देखो, इनको काव्यशास्त्र के क्षेत्र में नगेंद्र ने 3 प्रकार के वर्गों में डिवाइड किया है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, तीसरा है कवि शिक्षक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट पूछा हुआ प्रश्न ही है। उद्भावक आचार्य कौन है? जिन्हें मौलिक सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है। जैसे उद्भावक आचार्य जिसने नई नई चीज़ों की उद्भावना की है, ठीक है ना, अर्थात कहते हैं ना उद्भव और विकास, यानी कि शुरुआत पैदा करना। भरत, वामन, आनंदवर्धन, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, कुंतक आदि ये शास्त्रकार की कोटि में आते हैं। अब व्याख्याता आचार्य कौन है भाई? जिन्होंने तो उद्भावना कर दी, दूसरे उनकी व्याख्या कर रहे हैं, कि नवीन सिद्धांतों की उद्भावना न करके प्राचीन सिद्धांतों का आख्यान करते हैं और कर्तव्य कर्म होता है मूल सिद्धांतों को स्पष्ट और विशद करना। मम्मट, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ प्रतिभा भेद में इसी वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये। और तीसरा वर्ग आता है कवि शिक्षक का। इसलिए कवि शिक्षक की संख्या दी है, ये मान सकते हैं अपने, है ना, रीतिकाल के कवियों को, कि जिनका लक्ष्य अपने स्वच्छ व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर सरस सुबोध पाठ्य ग्रंथ प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार के आचार्य को मौलिक उद्भावना करने अथवा शास्त्र की गहन गुत्थियों का खंडन मंडन द्वारा सुलझाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। जयदेव, अभय दीक्षित, केशव मिश्र, भानुदत्त आदि की गणना इसी वर्ग में की जाती है, ठीक है ना। हिंदी के रीति आचार्य स्पष्टतः प्रथम श्रेणी में नहीं आते, बिल्कुल जाहिर सी बात है।
उन्होंने किसी व्यापक आधारभूत काव्य सिद्धांत का प्रवर्तन नहीं किया है। उनमें इनमें से किसी प्रकार की प्रतिभा नहीं थी। दूसरे श्रेणी में सर्वांग निरूपक आचार्य की गणना की जा सकती है, किंतु खंडन मंडन तथा स्पष्ट और विशद व्याख्यान के अभाव में केवल प्रमुख काव्यांगों के संक्षिप्त निरूपण के आधार पर वे इस स्थान के भी अधिकारी नहीं हो सकते। अंततः बचा तीसरा वर्ग इस स्थान को ही प्राप्त कर सकते हैं। वह न शास्त्रकार है न शास्त्र के भाष्यकार है। उनका काम तो शास्त्र की परंपरा को सरस रूप से हिंदी में अवतरित करना था, और इसमें यही निश्चय ही कृतकार्य है। उनके कृतित्व का मूल्यांकन इसी आधार पर होना चाहिए। अतः नीतिकाल के कवियों को कवि शिक्षक किसने कहा है? नगेंद्र वाली पुस्तक में कहा है। और क्या कहा है? कवि शिक्षक कहा है, न कि उद्भावक आचार्य, न कि व्याख्याता आचार्य, बल्कि कवि शिक्षक श्रेणी में रखा है उनको। अतः रीति के आचार्य का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरल तरीके से अवतरित कर दिया। इस प्रकार हिंदी काव्य को शास्त्रीय चिंतन की प्रौढ़ि प्राप्त हुई है। शास्त्रीय विचार सरस रूप में प्रस्तुत हुए हैं। भारतीय भाषाओं में हिंदी को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी प्रवृत्ति नहीं मिलती है। इनके अपने दोष हो सकते हैं, परंतु वर्तमान हिंदी आलोचना पर इनका सत प्रभाव भी स्पष्ट है। अन्य भाषाओं में जहाँ संस्कृत आलोचना से वर्तमान आलोचना का संबंध उच्छिन्न हो गया था, वहाँ हिंदी और मराठी में यह अंतर सूत्र टूटा नहीं है। फलतः हमारी वर्तमान आलोचना की समृद्धि में इन रीतिकारों का स्पष्ट योगदान है। बौद्धिक हास के उस अंधकार युग में काव्य के बुद्धि पक्ष को जाने अनजाने पोषण देकर इन्होंने अपने ढंग से बड़ा काम किया है। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में व्यापक रूप से इनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इन्होंने रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त करके रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा की है। इतिहास साक्षी है भाई कि संस्कृत काव्यशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत ध्वनिवाद ही रहा है। रस का स्थान मूर्धन्य होते हुए भी उसका विवेचन प्राय असम लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत अंग रूप में ही होता रहा है। भाई साहब ये प्रश्न आया हुआ है ना असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, है ना, कि रस का स्थान मूर्धन्य होते हुए भी रस का विवेचन प्राय असम लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत रूप में ही होता है। हिंदी के रीतिकार आचार्यों ने ये बढ़िया तरीके से हमने समझा हुआ है ऑलरेडी। असम लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, सम लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, संक्रमित वाच्य ध्वनि, ठीक है ना, तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, जैसे डिटेल में उस टाइम पे पढ़ी थी। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, ठीक है। जब ध्वनि सिद्धांत की फिर से बात आएगी तब फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो रीतिकाल पढ़ते हैं। कितना बचा है? 1.5-2 पेज का और बचा है। क्या कहते हैं कि हिंदी के रीतिकार आचार्य ने रस को परतंत्रता से मुक्त किया है। ... अपने काम का नहीं है। श्रृंगारवाद भी छोड़ दो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नीचे दिया हुआ है इन्होंने कि रीति युग के अधिकांश आचार्य द्वारा ध्वनि की उपेक्षा और नायिका भेद के प्रति उत्कट आग्रह इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। देव जैसे कवियों ने अत्यंत प्रबल शब्दों में रस कुटिल अदम वेदना पर आश्रित ध्वनि का तिरस्कार करके रसवाद का पोषण किया है, और राम सिंह ने रस के आधार पर काव्य के उत्तम और मध्यम और अधम भेद करते हुए रस सिद्धांत को सार्वभौम प्रभुत्व करके प्रतिपादन किया है। संयोग शास्त्र का अपरिपक्व ज्ञान, युग को दूषित प्रवृत्ति और आदि कहकर इन स्थापनाओं की उपेक्षा करना न्याय नहीं है। इनके पीछे गहरी आस्था का बल था। रीति काव्य भारतीय इतिहास में रीतिकाल की भांति हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काव्य भी अत्यंत विक्षिप्त काव्य है, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है इन्होंने कि भारतीय इतिहास में रीतिकाल की भांति हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काव्य भी अत्यंत अभिशप्त काव्य है। आलोचना के आरंभ में ही इस आलोचकों की वक्रदृष्टि रही है। द्विवेदी युग ने सदाचार विरोधी कहकर नैतिक आधार पर इसका तिरस्कार किया है। द्विवेदी युग ने सदाचार विरोधी कहकर, बहुत बढ़िया, नैतिक आधार पर इसका तिरस्कार किया है। छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि रीति काव्य के स्थूल सौंदर्य बोध के प्रति हीन भावना रखती थी। स्थूल, बहुत बढ़िया, हाँ सही है, यह भी एकदम बिल्कुल। प्रगतिवाद ने इस पर समाज विरोधी और प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाया है, और प्रयोगवाद ने इसकी रूढ़ विषय वस्तु और अभिव्यंजना प्रणाली को एकदम बासी घोषित कर दिया था। इस प्रकार की आलोचनाएं निश्चय ही पूर्वाग्रह से दूषित है। इनमें बाहें, तभी तो यार मैं समझू नगेंद्र ने लिखी है पुस्तक रीति काव्य की भूमिका, है ना, वही तो, क्योंकि इतने ज़्यादा विरोधी तत्व शामिल थे रीतिकाल के विरोध में, है ना। इनके बाह्य मूल्यांकनों का रीति काव्य पर आरोप करते हुए काव्यालोचना के इस आधारभूत सिद्धांत का निषेध किया गया है कि आलोचकों को आलोच्य काव्य में ही दृष्टि प्राप्त नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इस पद्धति को ग्रहण करने से रीति काव्य के साथ अन्याय होने की आशंका नहीं रह जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया कि इनमें बाह्य मूल्यों का रीति काव्य पर आरोप करते हुए काव्यालोचन के आधारभूत सिद्धांत का निषेध किया गया है कि आलोचक को आलोच्य
काव्य में ही दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इस पद्धति को ग्रहण करने से रीति काव्य के साथ अन्याय होने की आशंका नहीं रह जाएगी। व्यापक स्तर पर विचार करने से काव्य के दो प्रतिनिधि परिभाषाएं प्राप्त होती है। पहली है वाक्य रसात्मक काव्य और दूसरी है कौन सी है कि इनमें से, हाँ बिल्कुल, पहले तो वाक्य रसात्मक काव्य है विश्वनाथ की, और दूसरी क्या है कि काव्य जीवन की समीक्षा है। बहुत बढ़िया। इनमें से पहली शुक्ल जी की शब्दावली में आनंद की सिद्धावस्था है और दूसरी साधनावस्था को महत्व देती है। केवल भारतीय वाङ्मय में ही नहीं है, विश्व भर के वाङ्मय में वाक्य के या काव्य के दो पृथक पृथक रूप स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इस भेद के मूल में आंतरिक अभेद की सत्ता भी उतनी ही स्पष्ट है। फिर भी ये दोनों और उनका आख्यान करने वाली उपयुक्त दोनों परिभाषाएं दो विभिन्न दृष्टिकोणों की द्योतक तो है ही। किसी भी काव्य की समीक्षा करते समय इस दृष्टिभेद को सामने रख लेना आवश्यक है। एक ही मानक से दोनों को तोलने से किसी न किसी के प्रति भारी अन्याय होने की आशंका रहती है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि और जयदेव अथवा सूरदास और तुलसीदास की काव्य दृष्टि में बहुत बढ़िया आई। कहने का तात्पर्य है कि दो के काव्यों में अगर हम तुलना करेंगे, जैसे कबीर और तुलसी को ले लो यार, आप कबीर के निकट जाओगे तो तुलसी के साथ न्याय नहीं कर पाओगे, तुलसी के निकट जाओगे तो कबीर के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तो दोनों के पास अलग अलग तरीके से बैठो, दोनों को अलग अलग तरीके से समझो, दोनों के साथ न्याय अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं कि पाश्चात्य साहित्य से उदाहरण लें तो होमर और शेक्सपियर शैली की काव्य की दृष्टि से उपयुक्त भेद स्पष्ट है। फिर भी आचार्य शुक्ल जी ने मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे प्रौढ़ आलोचक उसे भूल बैठे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है। बिहारी की आलोचना करते हुए पंडित पदम सिंह शर्मा ने यही किया है कि बिहारी की प्रतिभा से सूर्य और चांद को भी गहन लगने की आशंका होने लगी है। यद्यपि कवित्व और रस में मौलिक अखंडता है, किंतु ये अखंडता तो अंतिम स्थिति में ही प्राप्त होती है। उससे पहले बहुत दूर तक उपयुक्त भेद की सत्ता स्पष्ट विद्यमान रहती है। रीतिकाल का उचित मूल्यांकन करने के लिए इसका ध्यान रखना आवश्यक होगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम या रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य की कसौटी पर परखने से रीति काव्य का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, बहुत बढ़िया यार, कितनी बढ़िया पंक्तियाँ कही है कि भाई विश्वनाथ जी ने जो पंक्तियाँ दे दी है और जगन्नाथ जी ने जो पंक्तियाँ दे दी है ना, ये कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं मान सकते। इसी के आधार पर हम रीतिकाल को कहीं ना कहीं इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता कि उस कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है, अतः रीति काव्य का तिरस्कार कर दिए। इसमें संदेह नहीं है कि जीवन की उदात्त साधना और कदाचित सिद्धियों का भी निरूपण इस काव्य में उपलब्ध नहीं होता है। स्वीकार करते हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। किंतु जीवन में सरसता का मूल्य नगण्य नहीं है। बहुत बढ़िया। जीवन के मार्ग में धीर और प्रबुद्ध गति से निरंतर आगे बढ़ना तो श्रेयस्कर है ही सही, किंतु कुछ क्षणों के लिए किनारे पर लगे वृक्षों की शीतल छांव में विश्राम करने का भी अपना मूल्य रहता है। कितनी बढ़िया बात कही है कि साहित्य के क्षेत्र में रीतिकाल का अपना स्वयं का योगदान भले ही मौलिक नहीं है, परंतु कम से कम काव्य का जो एक सोता बह रहा था, उस सोता को कम से कम आगे विद्यमान तो रखा ना। शुक्ल जी जैसे इतने बड़े आचार्य ने क्या कहा था कि हिंदी साहित्य अब अपने आप में प्रौढ़ता पर पहुंच चुका है, क्योंकि जो सोता आदिकाल से हम मानते हैं या आदि कवि वाल्मीकि से जो मानते हैं, वो बहता बहता जब चल रहा था, थोड़ा बहुत बह रहा था, फिर थोड़ा सा टापू बन गया, फिर आगे चल रहा था। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, आदिकाल का साहित्य, मुसलमानों के आक्रमण के बाद और दक्षिण के आलवारों के बाद जो सोता बह रहा था भक्ति काल का, वो बह रहा था बहुत एकदम तेज के साथ बहा। और आपको पता होगा जहाँ से नदी निकलती है एकदम बिल्कुल उद्गम के साथ, एकदम ऐसा लगता है कि बस इसी के साथ वेग के साथ वो तो मतलब एकदम पूरे गांव को उजाड़ देगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि नदी का मतलब ऐसा लगता है कि नदी नाली में कन्वर्ट हो जाती है। नदियाँ भी आपने देखा होगा, कभी पढ़ा भी होगा, ये सब कुछ है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे रीतिकाल के लिए कह रहे हैं। बात बहने की नहीं है, बात रुकने की है। तो कम से कम काव्य का ये सोता रुका तो नहीं है ना। अगर रीतिकाल का काव्य आपके मन को संतुष्ट नहीं करता है तो वह आपका पर्सनल निजी मत है, परंतु रीतिकाल का काव्य कम से कम काव्य की जो एक नदी बह रही थी उसको रोकने का काम तो नहीं किया ना। यही बात यहाँ नगेंद्र करना चाहते और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे समझाया है। क्या कहा है कि जीवन के मार्ग में धीर और प्रबुद्ध गति से निरंतर आगे बढ़ना तो श्रेयस्कर है ना, किंतु कुछ क्षणों के लिए किनारे पर लगे वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम करना भी अपना मूल्य है। कला अथवा काव्य के कम से कम एक रूप का आविष्कार मनुष्य ने इसी मधुर आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया था। बहुत बढ़िया। कला अथवा काव्य के कम से कम एक रूप का आविष्कार, बहुत बढ़िया। और आवश्यकता अभी निश्चेष नहीं हुई है, कभी हो भी नहीं सकती है। रीति काव्य मानव मन की इसी प्रवृत्ति का परितोष करता है। और वैसे भी किसी ने कहा तो है ना
कि कभी कभी जब तूफान आता है ना बहुत भयंकर वाला, तो एक उससे पहले एक सन्नाटा आता है। अब सोच के देखिए, जब भक्ति काल का इतना गजब का जब तूफान वाला साहित्य लिखा गया था, तो उसके बाद आदिकाल का भारतेंदु द्वारा लिखा गया साहित्य कैसे आ सकता था तुरंत, एक बात बताओ, है ना। बीच में एक थोड़ा सा देर का तो सन्नाटा चाहिए होता है ना, तो वही सन्नाटा था रीतिकाल, ठीक है ना। तो रीति काव्य की मानव मन की इसी वृत्ति का परितोष करता है, और इस दृष्टि से इन रस सिद्धि कवियों और इस सरस काव्य का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने कि व्यापक सामाजिक स्तर पर भी रीति काव्य का योगदान इतना ही मान्य है कि घोर पराभव के उस युग में समाज के अभिशप्त जीवन में सरसता का संचार कर इन कवियों ने अपने ढंग से समाज का उपहार किया। कितनी बढ़िया बात कही, ये बताओ। वो तो आराम से खा पी सकते थे भाई, मौज उड़ा सकते थे, उस टाइम पे अधीनता का कोई था ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी गुलाम स्वीकार कर चुके थे, है ना। तो वही वाली बात है, लेकिन इन्होंने सरसता से काव्य बनाए रखा, तो ये भी तो कितनी अच्छी बात है ना, कहीं ना कहीं। तो इसी चीज़ को कहकर ये इसकी साइड ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सरसता का संचार कर इन कवियों ने अपने ढंग से समाज का उपहार किया था। इसमें संदेह नहीं है कि इन काव्य का विषय उदात्त नहीं था। अब यार कितनी बार लिखेंगे ये लाइन एक बार। उसमें जीवन के भव्य मूल्य की प्रतिष्ठा नहीं थी। अब सभी प्रकार की कृतियाँ रामचरितमानस तो नहीं हो सकती ना यार, ऐसा है बिल्कुल, है ना। कुछ कृतियाँ तो क्या बिहारी सत्य जैसी भी होगी, सही ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वही वाली बात है कि उसमें जीवन के भव्य मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं थी, अतः उसके द्वारा प्राप्त आनंद भी इतना उदात्त नहीं था। काव्य वस्तु के नैतिक मूल्य का काव्य रस के नैतिक मूल्य का प्रभाव निश्चय ही पड़ता है। अब रामचरितमानस पढ़ोगे तो आपको बालीवध पढ़ना ही पड़ेगा ना, ऐसा है बिल्कुल, कुछ चीज़ें तो पढ़नी पड़ती है ना। हालांकि उसके विशेष तथ्य दिए गए हैं कि क्या उस समय के लिए सही था और किस प्रकार से वो घटनाएं हुई है, पर चीज़ें अपने अनुसार नहीं हो सकती ना सारी। नैतिक मूल्य का प्रभाव निश्चित ही पड़ता है, ठीक है। और आत्मघाती, और इस दृष्टि से रीति काव्य का नैतिक मूल्य निश्चय ही कम है, फिर भी अपने युग की आत्मघाती निराशा को उच्छिन्न करने में अपने स्तुत्य योगदान किया है, इसमें संदेह नहीं है। इस सत्य को अस्वीकार करना कृतज्ञता होगी। यहाँ इस सत्य का फिर से उद्घाटन आवश्यक है कि कला का एक अतर्क्य उद्देश्य मनोरंजन भी है। कितनी बढ़िया बात कही है। और ये मनोरंजन मानव जीवन की जितनी अपरिहार्य आवश्यकता है, इसकी पूर्ति करने वाली कला या काव्य कला का अपना मूल्य भी निश्चय ही उतना ही असंदिग्ध है। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। ये अभी क्या है ना, कुछ टाइम पहले एक मतलब बहुत बड़ी बात सामने आ रही थी, खुद मतलब विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी कहा था कि एनिमल जैसी मूवी जो होती है ना, जो एनिमल मूवी आई थी अभी रणवीर कपूर की, तो वो कि मतलब अपने समाज को 10 साल पीछे ले जाती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, एनिमल जैसी जो मूवी आई है वो इतनी फेमस हुई है, तो ये तो है नहीं कि वो लीक होकर हफ्ते मोबाइल पे आ गई है, यूट्यूब पे आ गई है। हो सकता है आ जाती है, लेकिन एक दिन में DTV पे जाती है, बहुत लेट आती है, तब तक वो फेमस हो चुकी होती है। अर्थात उसका किसी न किसी को पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो थिएटर में जाके देखेगा, है ना। तो एक बात बताओ, जब इंसान के पास पैसा है और थिएटर में जाके देखेगा, अर्थात वो गरीब तो नहीं है, बुद्धिजीवी है, समझदार आदमी है वो। और वैसे भी सबसे पहली बात यह है कि किसी भी, और मुझे क्या देखना है ये मैं तय करूँगा ना एक्चुअली, मतलब किसी भी दर्शक को क्या देखना है। बात मानता हूँ कि ठीक है उसमें अश्लीलता थी, थोड़ा अलग ही था, पर वो चीज़ किसी को नहीं दिखी। चीज़ जो एक्टिंग का जो चरम था रणवीर कपूर का, वो एकदम बहुत हाई लेवल पे था। मतलब किस प्रकार से 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार उसने निभाए थे। जो अनिल कपूर की जो एक्टिंग थी, वो बात मानता हूँ कि मुझे अपने दिमाग में क्या घुसाना है वो मैं तय करूँगा। जब भी मैं कपड़े क्या पहनूंगा ये मैं चूज़ करता हूँ अपने हिसाब से, मुझे ये वाली शर्ट पहननी है, ये वाली शर्ट पहननी है, मुझे आज खाने में क्या खाना है। अगर मान लो मम्मी ने कभी कोई ऐसा खाना बनाया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो कुछ दूसरा खा लूँ, ऐसा है बिल्कुल। अर्थात मैं अपने पेट में क्या जाएगा वो भी मैं खुद तय करता हूँ। तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा ये मैं तय करूँगा, नहीं करूँगा ना। तो वही वाली बात है कि सबसे पहला काम क्या है ये बताओ। किसी भी प्रकार की कला का वो मनोरंजन भी है, एक काम है ना। अगर आप यथार्थ दिखाओगे, एक बात बताओ मुझे, तो यथार्थ क्या मुझे नहीं पता क्या ऑलरेडी, ये बताओ यथार्थ क्या मैं नहीं जानता क्या। मैं उस मूवी से यही तो आशा रखता हूँ ना कि मुझे वहाँ पे मनोरंजन मिले। या किसी भी बुक से बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी बुक से या किसी भी प्रकार के काव्य से, कोई भी चीज़ हो, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों ना हो वो, है ना। तो वही वाली बात है, कुल मिला के बात ये है। तो यही वाली बात रीतिकाल के बारे में नगेंद्र जी कह रहे हैं कि यह मनोरंजन मानव जीवन की जितनी अपरिहार्य आवश्यकता है। 3.5 घंटे की मूवी थी भाई साहब, वो ऐसा है एनिमल मूवी, ऐसा है। बहुत थोड़ा सा बीच में बोर किया था, बात लगी, पर अगर उसको दिमाग में साइड में रख कर देखा जाए तो अच्छी लगती है वो मूवी, ऐसी बात नहीं है। दिमाग लेके नहीं जाना होता वहाँ पे, ऐसा। इनकी पूर्ति करने वाली कला या काव्य कला का अपना मूल्य भी निश्चय ही उतना असंदिग्ध है। रीति काव्य का मूल्यांकन कला के उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और उस टाइम पे वो मूवी भी लगी हुई थी, क्या नाम है उसका, अपने वो
क्या नाम है उसका यार, बहुत बढ़िया मूवी थी, वो भी देखी थी मैंने। तो अब जिनको नहीं देख रहे थे वो दूसरी वाली देख लेते, ऐसी बात थोड़े ना है, ऐसा है। वो जो उसकी थी ना यार, विक्की कौशल की अपने, ऐसा है। तो वो देशभक्ति से संबंधित मूवी थी, वो देख सकते थे, ऐसा है। तो वो तो इंसान के ऊपर, स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये वाली बात है। तो रीति काव्य का मूल्यांकन कला के इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उसकी मूलवती प्रेरणा यही थी कि इसी की पूर्ति में उसकी सिद्धि निहित है। शुद्ध नैतिक दृष्टि से भी यह सिद्धि निर्मूल नहीं है, क्योंकि कवि शिक्षा से संयुक्त यह मनोरंजन तत्कालीन सहृदय समाज की रुचि परिष्कार का भी अत्यंत उपादेय साधन था। आ गई ना वही वाली बात। अब उस समय की जनता को पसंद ही वही चीज़, कंटेंट आ रहा था, तो रीतिकाल के कवियों को वही लिखना पड़ा है। वही बात है ना, रसिक समाज में उनको नाम भी करना था और रसिकों को भी यही बातें पसंद आ रही थी, है ना। कला की दृष्टि से भी रीति काव्य का महत्व असंदिग्ध है भाई, ठीक है ना। संदिग्ध मतलब होता है कि, संदिग्ध मतलब ये है कि निश्चितता नहीं है ना, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है दया। अब असंदिग्ध का मतलब होता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, दया मस्त है। अर्थात कला की दृष्टि से भी कोई रीति काव्य का महत्व असंदिग्ध है। कभी आपने देखा कि कोई भी छंद ऐसे नियम में भटक रहा हो, छंदों में प्रकार से लय वगैरह नहीं हो, तुकान सही नहीं हो, या फिर भाव सौंदर्य में कभी कोई कमी लगी हो, ठीक है ना, नहीं लगी ना। हालांकि वो बात है कि कला मूल्यों को लेकर प्राथमिकता दी है इन्होंने, है ना। पर यह है कि छंदों का तो पूर्ण ज्ञान था ना, और जो कला मूल्यों को प्राथमिकता देगा उसके छंदों में कभी कमी नहीं आएगी, है ना। जैसे अभी मुझे बताओ आप, कबीर का जो काव्य था वो कला मूल्य को प्रधानता नहीं देता थे, वो भाव मूल्य को प्रधानता देते थे, है ना, भाव पक्ष को प्रधान देते थे। तो उनको नहीं आता दोहा लिखना, उनको नहीं आता सवाया लिखना, उनको नहीं आता चौपाई लिखना, तो उसमें कमियां मिल सकती है हमको, ऐसी बात नहीं है। अब ये कला पक्ष की तरफ ध्यान लेके चल रहे हैं, अर्थात कला मूल्य को प्रधानता दी है, और इनका मकसद भी यही था कि कला कला के लिए है। दो सिद्धांत चलते हैं ना, कला जीवन के लिए है, ठीक है, जैसे प्रगतिवाद का साहित्य। तो इनका मकसद था कला कला के लिए है। तो कला की दृष्टि से रीति काव्य का महत्व असंदिग्ध है, अर्थात कोई भी संदेह नहीं है भाई, बहुत बेहतरीन है। वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, ये रीति काव्य की उपलब्धियां वाला जो चैप्टर है, बहुत अच्छा लिखा है जिसने भी लिखा है ये नगेंद्र वाली पुस्तक में, और जिसने भी इसमें कलम चलाई है। सर्वप्रथम रीति कवियों ने ही काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया है। अपने शुद्ध रूप में रीति कविता न तो राजाओं और न सैनिकों को उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम थी, और सामाजिक सुधार अथवा राजनीतिक सुधार की परिचायक ही, है ना। काव्य कला का अपना स्वतंत्र महत्व था, उनकी साधना उसी के अपने निमित्त की जा सकती थी, वो अपने आप में साध्य भी थी, वो अपना साध्य आप थी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कला के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से ही रीति कवियों की उपलब्धि कम नहीं है, बहुत बढ़िया। ब्रजभाषा के काव्य रूप का पूर्ण विकास इन्होंने किया है। वो कांति, माधुर्य और मसृणता आदि गुणों में जगमग हो उठी है। शब्दों को जैसे खराद कर उतार कर कोमल और चिक्कन रूप प्रदान किया गया था। सवैया और कवित के रेशमी जमीन पर रंग बिरंगे शब्द माणिक मोती की तरह ढुलकने लगे हैं। इन दोनों छंदों की लय में अभूतपूर्व मार्दव और लोच आ गया था। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रीति कवियों का छंद विधान एक बंधी लीक पर ही चलता है, उसमें स्वर और लय की सूक्ष्म संयोजना के लिए अवकाश नहीं है, परंतु यह दृष्टि दोष है। सवैया और कवित के विधान के अंतर्गत अनेक प्रकार के सूक्ष्म लय परिवर्तन करके रीति कवियों ने अपने कोमल संगीत और रुचि का भी परिचय दिया है। रीति पूर्व युग के तुलसी और गंग जैसे समर्थ कवियों और उधर रीतिमुक्त कवियों ने घनानंद जैसे प्रवीण कलाकारों के छंद विधान के साथ तुलना करने पर स्वतः स्पष्ट हो जाता है। ये कवि अपने संपूर्ण काव्य वैभव के अंतर्गत होते हुए भी रीति कवियों के छंद संगीत की सृष्टि करने में नितांत सफल रहे हैं। इसी प्रकार अभिव्यंजना की साज सज्जा और अलंकृति की दृष्टि से रीति काव्य का वैभव अपूर्व है भाई। ये ठीक है कि जिसमें अलंकरण सामग्री का वैसा वैविध्य नहीं है जैसा सूर और तुलसी में मिलता है, वैसा सूक्ष्म प्रयोजन भी नहीं है कि जैसा कि पंत में मिलता है, परंतु विलास युग के रंगोज्वल उपमानों और प्रतीकों के प्रचुर प्रयोग में रीति काव्य की अभिव्यंजना दीपावली की तरह जगमगाती है। अतः इस कविता का कलात्मक रूप अपने आप में विशेष मूल्यवान है और इस रूप में महत्व का आकलन होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि रीति काव्य में सूर, मीरा और घनानंद जैसी आत्मा की पुकार नहीं मिलेगी, और न जायसी, तुलसी अथवा आधुनिक युग की विशिष्ट महाकाव्यों के समान व्यापक जीवन समीक्षा और छायावादी कवियों का सूक्ष्म सौंदर्य बोध ही यहाँ उपलब्ध होगा। परंतु मुक्तक परंपरा की गोष्ठी मंडन कविता का जैसा उत्कर्ष रीति काव्य में हुआ है, वैसा न उसके पूर्ववर्ती काव्य में होगा, न परवर्ती काव्य में संभव हो सकता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काव्य का अपना विशिष्ट स्थान है।
सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र का भी परंपरा को हिंदी में अवतरित करते हुए विवेचन एवं प्रयोग दोनों के द्वारा रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा करके उधर सर्जना के क्षेत्र में कविता के कला रूप की सिद्धि करते हुए भारतीय मुक्तक परंपरा का अपूर्व विकास करके ब्रजभाषा के कला प्रसाधनों के सम्यक परिष्कार प्रसाधन द्वारा रीति कवियों ने हिंदी काव्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत बढ़िया। और एकांत वैशिष्ट्य की दृष्टि से भारतीय वाङ्मय में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के वाङ्मय में आलोचना और सृजना के सहयोग से निर्मित ये काव्य विधा अपना उदाहरण आप में ही है। किसी भी भाषा में इस प्रकार का काव्य इतने प्रचुर परिमाण में नहीं रचा गया है। अब रीतिमुक्त काव्य भी एक उपलब्धि है कहीं न कहीं रीतिकाल की। इस युग की तीसरी प्रवृत्ति है रीतिमुक्त काव्य। परिमाण में कम होने पर भी काव्य गुण की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। जैसा कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि यह हिंदी में स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास कहा जा सकता है। इन कवियों ने काव्य के प्रति अत्यंत स्पष्ट शब्दों में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की है और जीवन तथा काव्य में रीति रूढ़ियों का तिरस्कार करके स्वच्छंद मार्ग को ग्रहण किया है। ठीक है ना। समझी समझी बातें छोली वो न काम आवे और छावे गणानंद न जो लोनो नह बोराई, है ना। इस प्रकार अंत प्रेरणा, नेह बोराई तथा लोकोत्तर विक्षोभ की महत्व प्रतिष्ठा हुई है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता के लिए साया शिल्प विधान का कोई महत्व नहीं है, वो आवेश प्रेम के आवेश का सहज उच्छलन है। बहुत बढ़िया। साया से होता है ना कि जानबूझ के चीज़ करना, है ना। इस प्रकार अंत प्रेरणा, नेह बोराई अथवा लोकोत्तर विक्षेप की महत्व प्रतिष्ठा हुई है, उसी का कवित्व का उद्गम स्रोता माना गया है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कवित्व का उद्गम स्रोत माना गया है। इन कवियों का भी मुख्य विषय प्रेम या श्रृंगार ही है, किंतु यह स्वच्छंद प्रेम है जो एक और भक्ति की सांप्रदायिकता से मुक्त है तो दूसरी तरफ समाज के रीति नियमों से भी मुक्त है। इसमें न तो रीति श्रृंगार की रूढ़ियों, विभाव, अनुभव, संचारी भाव का प्रपंच है, न शास्त्र का कृत्रिम विधान है। ये प्रेम प्राय एक निष्ठ और एकांगी है भाई, वो फिर भी रसाभास के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। रसाभास एक रस की अवस्था होती है, मतलब है ना, क्योंकि जैसे एक होता है ना कि हाथ से रस, जैसे कि गुरु के ऊपर चेला हंस रहा है तो वहाँ पर हाथ से रस की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन उसको हाथ से रस में काउंट नहीं करेंगे, वो रसाभास की स्थिति होती है। ठीक है ना। तो रसाभास के अंतर्गत नहीं आता है। इन कवियों ने, वो दोष भी कर सकते हैं मोटा मोटा इसको, है ना। इन कवियों ने रीति भाषा की उपेक्षा करके टकसाली ब्रजभाषा को अपने काव्य का माध्यम बनाया है, जिनमें जनभाषा की ताजगी है, उसमें आए सिद्ध माधुर्य, कोमलता, मृषणता, कांति और गुणों के स्थान पर भाव की मिठास से उत्पन्न माधुर्य और तीव्रता से उत्पन्न कांति मिलती है। यहाँ अलंकारों का प्रयोग सजावट के लिए नहीं किया गया है, अपितु भाव की दीप्ति से वाणी अनायासी दीप्ति हो उठी है। इसलिए रीतिमुक्त काव्य में लक्षणा और व्यंजना से चमत्कृत अलंकारिक उद्भावना से प्राधान्य है। ठीक है। वक्रता का वैभव अन्यत्र दुर्लभ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का ये पहला प्रयास किया गया है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। इसीलिए तो शुक्ल जी ने भी कहा था ना यार, वो प्रौढ़ वाली पंक्ति है, जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे वहाँ पर भक्तिकाल स्टार्ट कर ही दिया हमने शुक्ल जी वाली पुस्तक में, है ना। वीर गाथा काल तो 5 क्लासेस में हो गया था, आज भक्तिकाल स्टार्ट कर दिया था हमने यार। बहुत शानदार क्लास थी आज भक्तिकाल की, मतलब मुझे सच में पर्सनली पढ़ने में बड़ा मज़ा आया था उसमें। मतलब शुक्ल जी की पुस्तक इतनी बढ़िया है ना यार, इतनी आसान तरीके से लिखी है कि पता चलता है कि हाँ यार शुक्ल जी इतने महान क्यों हैं। कबीर को दोबारा पढ़ने का मौका मिला, नामदेव के बारे में जानने का मौका मिला, किस प्रकार से संत साहित्य या भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि है ना, किस प्रकार से प्रिपेयर हुई थी, उन चीज़ों को दोबारा पढ़ने का मौका मिला ना, तो हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ नए ऐसे तथ्य मिलते हैं जो लगता है कि हाँ यार अभी तो कितना पढ़ा जाना बाकी है ना। और बहुत सारी परतें खुलती है। सच बता रहा हूँ, इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो इन्हीं को बार बार पढ़ो, बहुत आसानी से वहीं जवाब मिल जाएगा। कबीर एकेश्वरवादी थे, बहुदेववादी थे, कबीर समाजवादी थे, कबीर कवि थे, कबीर क्या थे, सब आंसर मिल जाएगा। अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रीतिकाल की, आधा पेज और बच रहा है कि रीति और श्रृंगार के व्रत के बाहर वीर काव्य, भक्ति काव्य भी लिखा गया, नीति काव्य भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और रीतिकाल का योगदान अस्तुत्य है। वीर काव्य के क्षेत्र में भूषण का और लाल कवि का नाम दिया जाएगा, ये बता दिया यहाँ पे। नीचे वही प्रतिकूल लोक नायक और शौर्य तथा ओजस्वी वाणी में वर्णन करके नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। किसने? भूषण ने और लाल कवि ने। हिंदी में अब वीर काव्य का
जो परंपरा विद्यमान थी उसमें या तो देवताओं के पराक्रमों का वर्णन था या आश्रयदाताओं का यशोगान था। भूषण और लाल कवियों ने उस मानसिकता को देश यानी कि राष्ट्रीयता के ऊपर, परचम के ऊपर, मतलब राष्ट्रीयता के ऊपर लेके गए। उस चीज़ को, एक छोटी सी जो मानसिकता थी ना, उसके ऊपर उठा के उन्होंने वर्णन किया है कि राष्ट्रीय तथा जातीय अभिमान के साथ साथ वीर भावना का संबंध स्थापित किया है और एक नवीन आयाम प्रदान किया है। गुरु गोविंद सिंह ने इसी भावना को चंडी तथा महाकाल के प्रतीकों के रूप में, प्रबंध काव्य के रूप में व्यक्त किया है। भक्ति काल की धारा भी यहाँ पर प्रवाहित हुई है और मधुरा भक्ति का विस्तार कृष्ण काव्य की सीमाओं को पार करके राम काव्य तक हो चुका था। राम भक्ति में रसिक भावना का पूर्णतः सन्निवेश हो गया था। भक्ति काव्य के क्षेत्र में गेय पद और लीलाओं की रचना प्रचुर मात्रा में मिलती है, किंतु रसात्रता होने पर भी रचनाओं में प्राय मौलिक प्रतिभा का अभाव है। अधिकांश कवियों ने प्राय पूर्ववर्ती काव्यों की पुनरावृत्ति ही की है। कविता के क्षेत्र में इस युग की विशेष घटना में महाभारत का अनुवाद है सबल सिंह चौहान की रचनाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार ही है ना, और बहुत बार नाम आ गया इसका, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्राय इतिवृत्तात्मक ही है, परंतु गोकुलनाथ, गोपीनाथ आदि के अनुवादों में काव्य गुण का ही पूर्ण सद्भाव है। हिंदी गद्य का आविर्भाव रीतिकाल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखो, इसे कहते हैं एक समझदार लेखक जो आने वाले टॉपिक के पहले से हिंट देते हैं, मतलब है ना। जब मार्वल की मूवी आती है ना, जब हम देखते हैं एवेंजर्स वगैरह देखते हैं, इधर से आयरन मैन वगैरह, तो नेक्स्ट मूवी के बारे में जब मूवी खत्म होती है ना, तो मूवी खत्म होने के बाद पता ना लिस्ट चलती है पूरी, नाम पता लिखता है कि ये डायरेक्टर है। बॉलीवुड में तो कोई देखता नहीं है उसको, निकल के चल जाते हैं बाहर। हॉलीवुड के जो फैन है ना, मार्वल वाले, पूरा देखते हैं उसको, क्योंकि उसको पता है कि लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन देता है, वो 10 सेकंड का 20 सेकंड का देता है, उससे नेक्स्ट मूवी का पता चल जाता है कि नेक्स्ट मूवी में ये होने वाला है। अब ये देखो, एक अच्छे राइटर की पहचान है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव रीतिकाल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ऐसा है, ठीक है ना। और खड़ी बोली गद्य के आरंभिक निर्माता इंशाअल्लाह खान, सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी तथा उनके अतिरिक्त राम प्रसाद निरंजनी का आविर्भाव काल भी यही था, अर्थात इसी काल में आधुनिक हिंदी गद्य के विविध रूपों का प्रस्फुटन हुआ है। इस प्रकार रीतिकाल हिंदी साहित्य के बहुविध विकास विस्तार का युग है। इसकी सृजनात्मक प्रतिभा का उत्कर्ष बिंदु देव बिहारी मतीराम के काव्य तक ही पहुँच पाया है। तुलसी और सूर के कीर्तिमान अप्राप्य ही रहे हैं, परंतु शुद्ध कविता अथवा काव्य कला के प्रतिमानों से आंकने पर इनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बढ़िया था वाकई में। शुद्ध कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि कविता करने की मंशा से कविता करना यहाँ पर है ना। हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य को हम कविता का ही पर्यायवाची मानते हैं ना। हिंदी साहित्य को क्यों पढ़ते हैं हम, ये बताओ। हिंदी साहित्य में अगर हम किसी भी कवि को पढ़ते हैं, चाहे सिद्ध साहित्य में सराफा को पढ़ें, चाहे वर्तमान काल में कविराज को पढ़ें, अपन सबको एक ही चीज़ से जानते हैं कि दोनों ने कविता लिखी है। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने भी मान लो समाज सुधार का काम किया है, कोई नेता रहा है, ये बाद की बात है। सबसे पहले उसने कविता की है। अब कविता को कविता सोच के करने वाला जो काल था ना, वो रीतिकाल ही था, क्योंकि आदिकाल में उनको तंत्र मंत्र सिखाने थे, राजाओं की यशोगान करना था, और भक्ति काल में भक्ति करनी थी, क्योंकि विलासिता का पूर्ण जीवन जी नहीं सकते थे वो, भगवान का नाम देना था उनको, बहुसागर पार करना था, ठीक है ना। और कृष्ण काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर लिया उन्होंने, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय की यही मांग थी, है ना, कि भगवान के अनुग्रह को प्रेम करना, वो वाली जो पढ़ते हैं ना, हम फिर से पढ़ेंगे दोबारा। तो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय थे, उनके अपने अपने मत थे, उस हिसाब से उन्होंने रचनाएं की थी। लेकिन कविता को कविता मान के रचना पहली बार रीतिकाल में की थी, इसलिए शुद्ध कविता की संज्ञा भी दी गई है यहाँ पे, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। और इसी के साथ हमारा रीतिकाल, क्या कहते हैं उसको यार, इति समाप्तम जो भी बोलते हैं ना वो, ठीक है ना, ख़त्म हो चुका है। आधुनिक काल शुरू करेंगे कल से बहुत बढ़िया तरीके से, जितना भी हो सकता है शॉर्ट 399 पेज नंबर से लेके कहाँ तक है ये, हाँ 870 पेज नंबर तक है ना। तो इतने वर्षों तक ये चला, अब थोड़े बहुत वर्षों तक ये चलेगा आधुनिक काल। वैसे पढ़ेंगे छोड़ के, जो महत्वपूर्ण होगा उनको पकड़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उनको डॉट करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ हो तो फिर मैसेज करना, बाकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। टेलीग्राम वाले तो मुझे बता दो अभी।